वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ऊष्मागतिकी देख रहे थे, थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हम लोग परिभाषा, शब्दावली और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख चुके हैं। हम लोग को चौथा नंबर देखना था, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। और पांचवा नंबर एक टॉपिक जो इसके बाद देखेंगे वो है हीट इंजन, तापीय इंजन। तो चौथा नंबर टॉपिक को अच्छे से देखते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता था, एक बार उसको लिख लेते हैं। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू धन डेल्टा डब्लू। ये क्या है? तो ये है तापीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, तापीय ऊर्जा में वृद्धि। डेल लिखा है मतलब वृद्धि दर्शाता है, मतलब कोई चेंज हो रहा है उसको दर्शाता है। डेल, कोई भी चीज़ जब चेंज होता है ना, उसको दर्शाने के लिए डेल का यूज होता है। डब्लू, डेल डब्लू मतलब किया गया कार्य, वर्क डन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सबसे पहला नंबर का अनुप्रयोग, पहला एप्लीकेशन, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? जब कोई निकाय, निकाय मतलब सिस्टम। सिस्टम क्या बताया था पिछले क्लास में? कोई वस्तु है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो कोई वस्तु या निकाय कोई अलग अलग अवस्था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहीं पर आ गया। चार अवस्थाओं में ये घूम फिर कर वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर 0 होता है। अब इसमें हम लोग इसको पुट अप करेंगे, इसमें इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल क्यू बराबर, ये 0 है, डेल डब्लू। तो चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल क्यू बराबर डेल डब्लू, ये होता है, याद रखना, याद रहेगा। अब दूसरा देखते हैं, समतापी प्रक्रम। समतापी मतलब ताप समान होना चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में अंतर बराबर 0। जब तापमान में अंतर 0 होता है तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो जाता है। इससे ये होता है। अब इससे क्या होता है? इससे फार्मूला इस तरीके से बन जाता है। तो ये चक्रीय प्रक्रम और समतापी प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, दोनों के लिए ये फार्मूला होगा। इसके लिए भी ये, इसके लिए भी ये, इस चीज को याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू 0, इसके होने के कारण ये हुआ है। और यहाँ पे जगह, उसी जगह पे वापस आ गया, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर 0 है, इसलिए हुआ है। अब देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब होता है समतापीय, ताप में अंतर। इस फार्मूला में देखो, ये क्या है? डेल्टा क्यू, ऊष्मा में वृद्धि, तो ऊष्मा में अंतर हो रहा है, चाहे बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मान 0 हो जाएगा। डेल्टा क्यू बराबर 0, मतलब ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? 0 बराबर डेल्टा यू धन डेल्टा डब्लू। तो डेल्टा डब्लू बराबर हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा यू। ये हो गया हमारे पास फार्मूला। तो ये फार्मूला कब होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है। अब हम लोग चौथा नंबर का अनुप्रयोग देखते हैं। इतने को लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं। अब देखते हैं क्वथन प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ए बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग या क्वथन क्या होता है? जब हम लोग कोई लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं,
द्रव को वाष्प में परिवर्तन करते हैं तो जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा यू, वह क्या होगा? उसके लिए हम लोग को एक सूत्र निकालना पड़ता है, जिसका हम लोग देखते हैं डेरिवेशन कैसे होता है। तो जब लिक्विड से गैस में किसी द्रव का भार m है, मास m है, और जब वह द्रव है तो उसका आयतन V1 है, और जब वह गैस बना तो उसका आयतन हो गया V2। ठीक है, V1 से क्या हो गया है? V2 हो गया है। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य में अंतर क्या होगा? कार्य मतलब बराबर होता है दाब गुणित आयतन, वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये एक फार्मूला होता है। अब कार्य, किया गया कार्य, इसको हम लोग डेल्टा के रूप में लिख रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग को अंतर बताना पड़ेगा। तो V1 से V2 बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे P ब्रैकेट में V2 माइनस V1। ये हो गया W, डेल्टा W का फार्मूला हो गया यहाँ के लिए। अब एक चीज हम लोग और देखते हैं, यहाँ पे उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, चेंज इन हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा में वृद्धि, इसका सूत्र होता है m द्रव है गुणित L मतलब लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो इसका ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला ये देख लिए, एक फार्मूला ये देख लिए। अब हम लोग को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या पता है? डेल्टा Q बराबर डेल्टा U धन डेल्टा W। अब इसमें हम लोग इसको और उसको रखते हैं, बाकी चीज मिटाता हूं। तो क्या होगा? डेल्टा Q बराबर बताया mL बराबर डेल्टा U धन P V2 माइनस V1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो डेल्टा U का मान आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो mL माइनस P V2 माइनस V1 इस तरीके से आ जाएगा। इसको यहाँ रहने देंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, उसके बाद उसको इधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा? P V2 माइनस V1। तो ये हमारा सूत्र हो गया। किस चीज़ का? इस सूत्र को याद रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग ए बॉइलिंग प्रोसेस, क्वथन प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो इससे प्रश्न बनता है परीक्षा में, इसको आप लोग याद रखना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ताप इंजन। अब हम लोग देखेंगे हीट इंजन, उष्मा इंजन या तापीय इंजन। ये क्या होता है? सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर अर्थात संरचना को समझते हैं। इसमें एक होता है स्रोत, जहाँ से हम लोग उष्मा लेते हैं, और एक होता है सिंक, जहाँ उष्मा हम लोग का जाता है। ठीक है, और एक है कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि भाप, पेट्रोल, डीजल, जिसका उपयोग इंजन में होता है, वह कार्यकारी पदार्थ। तो स्रोत की तापीय क्षमता, हीट कैपेसिटी,
होती है अनंत होती है, और सिंक की भी तापीय क्षमता हीट कैपेसिटी होती है अनंत। दोनों की हीट कैपेसिटी तापीय क्षमता होती है अनंत। अनंत तापीय क्षमता होना मतलब उससे हम लोग जितना टेम्परेचर चाहें उतना हम लोग ले सकते हैं, जितना ताप चाहे उतना ले सकते हैं। तो हम लोग माने यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे है T2। अब हम लोग कार्यकारी पदार्थ द्वारा Q1 ताप हम लोग स्रोत से अवशोषित किए और सिंक को मिल रहा है Q2 ताप। तो हमारा यहाँ पे किया गया कार्य हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो डेल्टा U बराबर 0 होता है। इस चीज को याद रखना। और इसका मार्ग को हम लोग सरल रेखा में प्रदर्शित नहीं कर सकते, ये इस तरीके से बनता है, यहाँ तक गया फिर यहाँ गया, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं इसको। इसका एक चक्र चलता है, इसीलिए ये एक चक्रीय प्रक्रम भी है। अब देखते हैं इसमें ऊष्मा इंजन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, दक्षता। इसका सूत्र होता है किया गया कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा। अवशोषित ऊष्मा यहाँ है सिंक से, और किया गया कार्य हम लोग देखे W बराबर Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बटे Q1, मतलब 1 माइनस Q2 अपान Q1। ये है फार्मूला। इसको हम लोग इस तरीके सिंबल से डिनोट करते हैं। इस फार्मूला को लिख लेना। इस फार्मूला को देख के हम लोग से क्या क्लियर होता है कि इसका मान कभी 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से कम ही होगा। इसका मान कुछ ना कुछ आएगा ही, तो वो 1 से घट जाएगा, तो 1 कभी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो लास्ट में एक टिप्पणी के रूप में लिख लेना, इसमें इसका मान सदैव 1 से कम होता है। ये हम लोग का दक्षता खत्म हो गया। अब हम लोग इसके बाद हीट इंजन, ऊष्मा इंजन के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। आइए देखते हैं दोनों प्रकार के इंजन में अंतर। आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, या आईसी इंजन भी इसी को बोलते हैं। आईसी इंजन शब्द सुने होंगे आप लोग। अरे है बाह्य दहन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आईसी इंजन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसको जान लो। आईसी इंजन जो पेट्रोल वाले गाड़ी होते हैं और डीजल वाले गाड़ी होते हैं, उसको बोलते हैं आईसी इंजन, जिसमें आंतरिक दहन होता है। मतलब इंजन के अंदर में दहन की प्रक्रिया होती है। जो पेट्रोल डीजल इंजन के अंदर में जाके उसमें आग लगता है और एनर्जी मिलता है, ठीक है। और बाह्य दहन में क्या होता है, इसमें समझ लेना भाप वाला इंजन। कोयला को जलाते हैं, उसके बाद सुलगता है, उसके बाद फिर भाप बनता है, उसके बाद फिर गाड़ी चलता है। जैसे कि भाप वाला गाड़ी आप लोग शोले पिक्चर में देखे होंगे, ट्रेन चलते रहता है, भाप वाला कोयला वाला गाड़ी चलते रहता है। तो कोयला डालते हैं पहले, वो गर्म जलते रहता है, कोयला को जलाना पड़ता है, उसके बाद फिर ट्रेन आगे बढ़ता है। तो एक लंबा प्रक्रिया हो जाता है। परीक्षा में आप लोग के 12वीं कक्षा के परीक्षा में भाप इंजन के दोष लिखने के लिए आता है, तो उसमें ये सभी पॉइंट, उसमें ये सब दोष ही दोष के रूप में लिखा रहेगा उसमें। तो आप लोग ये सभी दोष वाले पॉइंट्स को भाप इंजन के दोष में लिख सकते हो। आपका यहाँ पर से 2 प्रश्न तैयार हो जाएगा। एक सबसे पहला नंबर, दोनों के बीच में अंतर तैयार हो गया, भाप इंजन के दोष तैयार हो गया, पेट्रोल इंजन की गुड़ का तैयार हो गया। पेट्रोल इंजन के गुड़ लिखने के लिए आएगा,
तो आप लोग ये सभी पॉइंट को लिख सकते हो। ये भी दो प्रकार के होते हैं ना, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, उसको भी हम लोग अंतर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर को देखते हैं। पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था ऑटो नाम के वैज्ञानिक ने। ऑटो और डीजल इंजन का आविष्कार किया था, उसका नाम था डीजल। ठीक है, उसका नाम ही डीजल था, इसीलिए आज जो हम लोग डीजल यूज़ करते हैं उसका नाम डीजल है। उस साइंटिस्ट का नाम था डीजल, जिसने उसका इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। और भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। जेम्स वाट भाप इंजन का आविष्कारक है जेम्स वाट। अब देखते हैं सबसे पहले आंतरिक दहन इंजन में। इंजन छोटा तथा हल्का होता है। गाड़ी में एक छोटा सा लगा होता है, मोटरसाइकिल में इंजन बहुत छोटा रहता है और हल्का रहता है। इसका बाह्य दहन इंजन का इंजन बड़ा एवं भारी होता है, बहुत बड़ा सा, इस कमरे से बड़ा इंजन भी आता है इसका। ट्रेन का इंजन आप देखे ही हो, बहुत बड़ा इंजन होता है। ऊष्मा क्षय कम, यहाँ पे ऊष्मा क्षय अधिक होता है। धुआं रहित होता है, धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है, ऐसा तो नहीं है, बाइक में धुआं निकलता है लेकिन लगभग कम होता है। और इसमें बहुत अधिक धुआं निकलता है। ट्रेन में देखे होगे, कोयला वाला गाड़ी में बहुत अधिक धुआं निकलता है। फैक्ट्री वगैरह में देखे होगे, वहाँ सब बाह्य दहन इंजन है। भुट्टा फैक्ट्री में जैसे कि वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। आप लोग देखे होगे चिमनी में, बड़े बड़े फैक्ट्री में देखे होगे, जिंदल वगैरह में बहुत सारा धुआं निकलता है, तो वो सब बाह्य दहन इंजन होते हैं। जल्दी चालू होता है, एक बार किक मारते हैं चालू हो जाता है, आग लग जाता है इंजन में। और इसमें बहुत देरी से चालू होता है, पूरा आग सुलगाना पड़ता है, उसके बाद फिर भाप भरता है, उसके बाद चलना चालू होता है। दक्षता अधिक होती है, इसमें दक्षता कम होती है। इतना पॉइंट याद रखना। 5 नंबर का प्रश्न आता है, 4 या 5 नंबर का, इतना पर्याप्त है। अब इसके बाद हम लोग पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर को देखेंगे। पेट्रोल इंजन डीजल इंजन दोनों में हम सबसे पहले पेट्रोल इंजन में पहला नंबर का पॉइंट एकदम सरल है। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है और डीजल इंजन में डीजल का इस्तेमाल होता है। 5 नंबर में 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। दक्षता इसमें कम होती है पेट्रोल इंजन में, 25 से 32%, और इसमें दक्षता अधिक होती है, 32 से 38%। प्रतिशत जरूर बताना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग लगा होता है, और इसमें स्पार्क प्लग के स्थान पर डीजल इंजन में तेल वाल्व लगा होता है, ऑयल चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे इस विस्फोट होने का डर रहता है, यहाँ पे विस्फोट होने का डर नहीं होता है। दक्षता में जैसे कि ना पेट्रोल वाला गाड़ी, आप देखो पेट्रोल हम लोग जैसे मोटरसाइकिल होता है, कार होता है, जो छोटे छोटे गाड़ी होते हैं उसमें पेट्रोल लगता है, उसका दक्षता कम होता है, ज़्यादा माल लोड नहीं कर सकता है। और ट्रक ट्रैक्टर देखे होगे, उसका दक्षता अधिक होता है। कंप्रेशन अनुपात 4 से 8 अनुपात 1, यहाँ पे 14 से 22 अनुपात 1 इतना होता है। तो ये हमारा ऊष्मागतिकी का लास्ट टॉपिक था, ये ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।